नमस्कार, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का रेडियो अदन 90.4 CRS में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, कृषि वैज्ञानिक प्रसार निदेशालय स्वार्स प्रयागराज। आज हम उनसे बात करेंगे कृषि में एकत्रित पोषक तत्व प्रबंधन का महत्व। नमस्कार सर। सर, हमारा पहला प्रश्न है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या है? कृषि में इसका क्या महत्व है? देखिए, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन वो प्रणाली है कि जिसमें सभी रासायनिक खादें, कार्बनिक खादें, अकार्बनिक खादों का जो समावेश किया जाता है वही एक जो है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कहलाता है। होता यह है कि जब भी हमारे किसान भाई खेती करते हैं और इनका अच्छे से समावेश ना होने के कारण अधिकतर रासायनिक खादों का प्रयोग करते रहने से फसलों की पैदावार में गिरावट आती है। चाहे वो हमारी दलहनी फसलें हों, चाहे वो हमारी तिलहनी फसलें हों, चाहे वो हमारी सब्जियों की खेती हो, चाहे हमारी फूलों की खेती हो, हर एक खेती में जो है गिरावट आती है। ऐसा होता इसलिए है कि अमूमन हमारे किसान भाई खेतों से हरी खादों का प्रयोग करना छोड़ दिए, गोबर की खादों का प्रयोग करना छोड़ दिए हैं। वो सारे किसान डिपेंड हैं ओनली रासायनिक खादों के ऊपर। तो यूरिया, डीएपी, पोटास देते रहने से जमीन की जो उर्वरता शक्ति होती है खेतों की, वो छीण छीण हो जाती है। जब उर्वरता शक्ति ही खराब हो गई किसी भी खेत की, तो वहाँ फसलों से पैदावार लेना असंभव हो जाता है। दूसरा ये कि पौधों को समस्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे किसान भाई 3 ही पोषक तत्व दे पाते हैं, वो भी फसलों को के ऊपर देखते हुए। जैसे आलू की फसल है तो हमारे किसान भाई पोटाश का भी प्रयोग करते हैं, डीएपी का भी प्रयोग करते हैं, यूरिया का भी प्रयोग करते हैं। अगर आलू की फसल नहीं है, बाकी फसलें हैं, तो हमारे किसान भाई सिर्फ यूरिया, डीएपी का ही प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में जमीन से जितने भी पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को बढ़ाने का प्रयोग, उनकी कार्य क्षमता और उनकी उपज की वृद्धि में बढ़ावा नहीं दे पाते, क्योंकि 2 ही तत्व मिल पाते हैं पौधों को, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो इसीलिए किसान भाइयों को ये कहा जा रहा है कि किसान भाई एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली को अपनाएं, उसमें हरी खादों का प्रयोग करें, उसमें रासायनिक खादों का भी प्रयोग करें, उसमें जैव उर्वरकों का भी प्रयोग करें। अगर ऐसा सब करते रहेंगे तो किसान भाइयों का खेत भी मजबूत रहेंगे, खेतों की उर्वरता शक्ति भी अच्छी रहेगी और उनको पैदावार भी अच्छी मिलती रहेगी। डॉक्टर साहब, हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि सब्जियों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में कौन कौन से आयाम हैं? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है। सब्जियों में ही नहीं, ये तो हमारी जितनी भी फसलें हैं जो कृषि के क्षेत्र में आती हैं, जैसी दालें भी हैं हमारी, ठीक है, खाद्यान्न फसलें भी हैं, जैसे कि हमारी गेहूं है, चावल है, ये सारी चीज़ें हैं, और सब्जियां भी हैं हमारी। अगर इसमें जो भी आयाम जो अपनाए जाएं और जिससे कि हमारे आयाम इस तरीके से अपनाए जाएं जिससे कि हमारे किसान भाइयों को भी फ़ायदा हो, साथ ही साथ हमारी जो ज़मीन है उसको भी फ़ायदा हो, और जो उसमें खेती कर रहे हैं, जो भी फसल लगा रहे हैं, उन फसलों को भी हो। और ऐसा भी कुछ आयाम होते हैं कि जिनको जो फसल ले रहे हैं उस फसल से भी ज़मीन को कुछ मिल जाए। जैसे अगर हमारे किसान भाई अरहर की फसल ले रहे हैं, तो अरहर की फसल ली उन्होंने, अरहर की फसल लेने के साथ साथ जब उन्होंने उसकी कटाई कर ली, उसके बाद जो उसके नीचे जो अवशेष बचते हैं, तो वो क्या है, उसमें नोड्यूल्स होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये जो है प्रकृति से जो प्राप्त हुई
नाइट्रोजन, वो हमारी ज़मीन की उर्वरता शक्ति को भी बढ़ाएगी और हमें अच्छी पैदावार भी देगी, क्वालिटी वाली भी देगी, और साथ ही साथ हमारे पौधे भी स्वस्थ रहेंगे। दूसरा तरीका, जैसे कि बरसीम ले रहे हैं हमारे किसान भाई अपने जानवरों के चराने के लिए, उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसकी भी रूट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर वो लेंगे तो उससे क्या कार्बनिक पदार्थ भी उनका पौधों को मिलेगा, जो कि जमीन की उर्वरता शक्ति भी बढ़ाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे दूसरे आयाम है कि इनको कुछ इस तरीके से अपनाए जाएं, जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन दे रहे हैं और नाइट्रोजन का जो रिकमेंडेशन है तो उससे हल्का कम कर दिया जाए, कहीं 20% कम कर दो, कहीं 30% कम कर दो, कहीं 50% कम कर दो, कहीं 90% कम कर दो, और थोड़ा थोड़ा कम कर दो। जो कम किया जा रहा है उस नाइट्रोजन को अगर हमारे किसान भाई गोबर की सड़ी हुई खाद है उससे दे दे तो उससे भी नाइट्रोजन मिलेगा, उससे भी फास्फोरस मिलेगा, पोटास मिलेगा, बाकी के जो रेस्ट पोषक तत्व हैं वो भी सारे हमारे पौधों को मिलेंगे। तो उससे क्या कि हमारी फसलें अच्छी होंगी और गुणवत्ता वाली होंगी, और जो कि हमारे किसान भाई उनका जब उपयोग करेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये आयाम अगर हमारे किसान भाई अपनाते हैं तो जैसे कि एजोटोबैक्टर है, आइजोस्पाइलम है, ठीक है, आपका राइजोबियम कल्चर है, पीएसबी कल्चर है, ठीक है, रासायनिक खाद जैसे कि आपकी यूरिया, डीएपी, पोटास है, जिप्सम को ले लें हमारे किसान भाई, जिप्सम को भी अप्लाई करें, ठीक है। तो उससे हमारे खेतों को सल्फ़र मिलेगा तो सॉइल में जो भी मिट्टी है उसमें जो सल्फ़र मिलेगा तो जैसे कि तेल वाली फसलें लेते हैं तो उसमें तेल की वृद्धि होगी, ठीक है ना। आलू की फसल ले रहे तो आलू की कंदों में एकदम साफ़ सुथरी कंद होंगी, चमकीली कंद पैदा होंगी। गाजर जितनी भी लेंगे वो हमारी अच्छी पैदा होंगी, उसमें कहीं दाग नहीं होंगे, मूली में कहीं दाग नहीं होंगे, कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप कम रहेगा, और खेत में एकदम एयर जाती रहेगी जिससे कि पौधों की जड़ों को हवा धूप बढ़िया से मिलेगी। तो हमारी फसलें जो भी हैं, टमाटर है, बैगन है, मिर्चा है, अरहर है, चना है, मटर है, मसूर है, जितनी भी फसलें हैं जो कृषि के क्षेत्र में आती है वो सारी की सारी को अच्छा उत्पादन दे के जाएंगी। जी सर। डॉक्टर साहब, मृदा की उर्वरता बढ़ाने में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कैसे सहायक हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये हमारे किसान भाइयों के लिए, कि हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारे किसान भाई सवाल करते हैं कि साहब हमने इस बार अपने धान का खेत लगाया और उसमें जिंक की डिफिशियंसी पाई जा रही है, तो जिंक की डिफिशियंसी पाई जा रही, तो इट मीन्स ये है कि हमारे किसान भाई जो भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तो उनकी अधिकता के कारण और दूसरा बाकी के रेस्ट जो पोषक तत्व हैं वो पौधों ने, फसलों ने ले लेके खेतों से ख़त्म कर दिए। तो इस वजह से उन पोषक तत्वों की कमी का होना और हमारी फसल पे बुरा प्रभाव पड़ना, हमारी फसल की पैदावार पर प्रभाव पड़ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सहायक कैसे रहेगी, मृदा का स्वास्थ्य कैसे हमारे किसान भाई एकीकृत पोषक तत्वों के द्वारा सुधारेंगे, जैसे कि खेत की तैयारी करते समय गोबर की सड़ी हुई खाद ले ली उन्होंने, 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दो, या बर्मी कंपोस्ट की खाद डाल दो, या मुर्गी की खाद जो है 1 साल 2 साल पुरानी खाद जो होगी उसको लेके हमारे किसान भाई डालें। तो उससे क्या है कि खेत की उर्वरता शक्ति भी अच्छी होगी, और जो पानी की जो सिंचाइयाँ करते हैं फसलों में, तो सिंचाइयाँ जब करते हैं तो सिंचाइयाँ जब अगर खेत में गोबर की खाद वगैरह नहीं पड़ी तो सारी की सारी चीज़ें, पानी जो है नीचे भाग जाता है और फसलें फिर हमारी डिमांड करने लगती कि भाई हमको सिंचाई की आवश्यकता है। तो इसलिए अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये है कि मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दूसरा, जो मिट्टी के रंध्राकाश के जो कण होते हैं जमीन के, वो आपस में अगर इनका प्रयोग, जैविक खादों का प्रयोग नहीं करने से आपस में गैप कर देते हैं, जिससे कि वो
पानी जो है नीचे भाग जाता है। अगर हम लोग गोबर की सड़ी हुई खाद और मुर्गी की खाद, वर्मी कंपोस्ट की खाद, हरी खादें का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या है कि ये कण जो है इनमें आपस में जगह रहेगी नहीं, और वहाँ उस जो खाली जगह उसमें जाके गोबर की खादें वगैरह जो है समावेश कर देंगी। तब सिंचाई करेंगे तो वो जो है गोबर की खाद वगैरह हैं वो पानी को रोके रहेंगी, फसलों की जड़ों को लंबे समय तक धीरे धीरे पानी मिलता रहेगा। तो जो हमारे किसान भाइयों की पानी देने की जो पैसे में जो बढ़ोतरी होती है वो भी कम हो जाएगी और हमारे किसान भाई अच्छे से अपना उत्पादन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैविक तरीके के ये भी है कि गर्मियों की जुताई अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों की करते रहें तो उससे क्या होगा कि जब गर्मियों गहरी जुताई करके छोड़ दे तो जितने भी कीड़े मकोड़े जो हमारी ज़मीन में, और मई जून के महीनों में जो तपती हुई धूप पड़ेगी तो सारे कीड़े मकोड़े, जो हानिकारक कीड़े मकोड़े जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सारे कीड़े मकोड़े हमारे समाप्त हो जाएंगे। और बारिश जो होगी, पहली बारिश जो होती है, तो वो खेतों में पानी रुकेगा और उससे भी हमारे खेत की जो है उर्वरता शक्ति बढ़ेगी। दूसरा ये कि मृदा के स्वास्थ्य को अगर और भी अच्छे से रखना है तो जैसे कि आपने देखा कि कुछ बकरी चराने वाले लोग होते हैं, वो अपना ढेर सा बकरियों का झुंड लेके चलते, भेड़ों का झुंड लेके चलते हैं, ऊँटों का झुंड लेके चलते हैं। अगर किसान भाई इनको भी अपने खेतों में रुकने की व्यवस्था कर दें, अगर वो 2 दिन 5 दिन 6 दिन अगर रुक गए तो उन दिनों में जितने दिन वो रुकेंगे तो जो भी वो मल त्यागेंगे, ठीक है, उससे भी हमारे किसान भाइयों के खेतों की उर्वरता बढ़िया चलेगी। ये एकीकृति में क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश से ही हमारे खेतों की उर्वरता शक्ति ठीक होती है, ऐसा नहीं। एकीकृति का मतलब है कि इन सब का, हरी खाद, गोबर की खाद, बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक, रासायनिक खादों, इन सब का जब समावेश जब हम लोग करेंगे और इन सब को लेके जब चलेंगे तब हमारे खेतों की उर्वरता शक्ति बढ़िया रहेगी और तब हमको अच्छा पैदावार प्राप्त होती रहेगी। जी डॉक्टर साहब, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में कौन कौन से जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए? अब देखिए, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की जब बात आपने करी और फिर कहा कि कौन कौन सी जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमारे खेतों के लिए और फसलों के लिए नाइट्रोजन जो है यूरिया से ही मिल पाता है। कुछ किसान भाई कहते हैं कि साहब वो नाइट्रोजन हमको एक चीज़ से और मिल जाता है, डीएपी से भी मिल जाता है और फास्फोरस भी मिल जाता है और पोटाश से पोटाश ही मिल पाता है। लेकिन कुछ किसान भाई अगर जिनके खेतों में जब वो मिट्टियों की जांच कराते हैं और मिट्टियों की जांच के आधार पे वो अपना जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बजाय, जैसे उन्होंने देखा फास्फोरस तो अधिकतम है हमारे खेतों में, तो वो उसको रिप्लेस करके कि फास्फोरस भी मिल जाए, कुछ सल्फर भी मिल जाए, तो एसएसपी जो हमारी रासायनिक खाद होती है उसका प्रयोग कर लेते, तो उनसे उनको सल्फर मिल जाता है और साथ में फास्फोरस भी मिल जाता है, तो वो ऐसे भी। लेकिन बात हो रही है कि जैविक खाद से कैसे मिले, तो जो हम लोग गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो गोबर की सड़ी हुई खाद में 0.5% आपका नाइट्रोजन, 0.25% आपकी फास्फोरस, 0.5% आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश, बाकी के रेस्ट जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे विद्यमान रहते हैं, जिससे कि हमारे खेतों की उर्वरता शक्ति भी बढ़ाते हैं और हमारे पौधों की वृद्धि के सहायक के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेके चलें। दूसरा, हमने हमारे खेतों में जैसे कि हरी खाद के रूप के लिए, अब किसान अगर खेत में हरी खाद ही उगाए, ठीक है, और उसके बाद उसको कुछ मिल ना पाए, तो देखिए उसका फर्टिलाइजर भी उसमें जाएंगे, उसका इरिगेशन भी उसमें जाएगा, खेत की तैयारी भी करेंगे उसी में जाएगी, है ना।
कुछ निराई गुड़ाई भी करने पड़ी तो वो भी उसी में, सारा लेबराना खर्च जो है उसके चले जाएंगे और किसान को कुछ नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हमारे किसान हरी खाद का प्रयोग करते, जैसे मूंग है, मूंग की फसल है, मूंग की फसल को लें और मूंग की फसल जब तैयार हो जाए तो उसकी फलियों को तुड़ाई करें और तुड़ाई करने के बाद उनको अपने सेवन के लिए रख लें और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको खेत में ही जुतवा दें। तो उससे क्या होगा, खेत को हरी खाद मिलेगी, तो खेतों का पीएच मान भी अच्छा रहेगा, ठीक है, खेत की उर्वरता शक्ति भी अच्छी रहेगी। इसी तरीके से अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में धान की फसल लेते हैं और धान की फसल लेते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें कीड़े मकोड़ों की बड़ी समस्या आती है। तो उससे बचने के लिए और कुछ हमारे खेत को मिल जाए, अगर वो रासायनिक इंसेक्टिसाइड फंजीसाइडों का प्रयोग करते तो उससे क्या, कीड़े तो मरते हैं लेकिन जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे मित्र कीट ना मरें और हमको जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं वही अगर हमारे नाश हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे किसान भाई क्या करें कि थोड़ा सा जो ढेंचा होता है, ढेंचे की फसल का थोड़ा सा सीड ले लें, 1-2 मुट्ठी, और जहां अपना उन्होंने खेतों में धान की ट्रांसप्लांटिंग की है, पौधरोपण किया, उसी में वो उसको खेतों में 2 मुट्ठी बिखेर दें। तो उससे क्या होगा कि उसमें बहुत से ढेंचे के पौधे निकल आएंगे। तो जो हमारी मित्र चिड़िया हैं वो आके उन पर बैठेंगी और बैठने से क्या है कि उनको एक आश्रय मिला वहां बैठने का, वहीं से वो जो हमारी धान की फसल में जितने कीड़े मकोड़े हैं उनको वो चुंग लेती हैं, वो अपना आहार बना लेती हैं और जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो बच जाते हैं, जो हमारे पॉलिन वगैरह के भी काम में आते, परागण करने के भी काम में आते हैं, ठीक है। केंचुआ है, देखिए हमारा मित्र कीट है, वो देखिए जब जमीन में जाता है अपना भोजन लेता है तो मिट्टी को पूरा भुरभुरा करने का काम करता रहता है, जैसे कि हम लोगों ने कुदाल से हम लोग गुड़ाई करें, वो गुड़ाई करने का काम हमारा मित्र कीट केंचुआ करता है। लेकिन अगर हम लोग अधिक रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा मित्र कीट केंचुआ मर जाता है। तो अगर हम लोग ये जो प्रणाली अपनी है कि कृषि पोषक तत्व प्रबंधन, अगर इसको किसान भाई अप्लाई करते हैं और रासायनिक खादों को कम कर रहे हैं और कम करके बाकी का जो बच रहा है उसको अगर हम लोग जैविक तरीके से दे रहे हैं तो इस तरीके से करें। फिर जब भी कोई फसल लगा रहे हैं तो उसका जो भी रिकमेंडेशन है फसलों का, उसी के आधार पे उसका 50% हमारे केमिकल फर्टिलाइजर उसे दे दें, 50% 40% जो बच्चा उसको हमारे किसान भाई जैविक तरीके से दे दें। उसमें मुर्गी की खाद है, गोबर की सड़ी खाद है, हरी खादें हैं, और 10% जो बचा तो जो भी हमारे जैव उर्वरक हैं, जैसे दलहनी फसलें अगर हमारे किसान भाई ले रहे हैं तो उनके लिए जैव उर्वरक वो है राइजोबियम कल्चर है, वो भी विशिष्ट राइजोबियम कल्चर होता है। जैसे कि अगर अरहर की फसल लगा रहे तो अरहर का राइजोबियम कल्चर, अगर हम लोग मटर लगा रहे हैं तो मटर का राइजोबियम कल्चर, चना लगा रहे तो चने का राइजोबियम कल्चर, और बाकी की जो फसलें हैं अगर उनके लिए ले रहे हैं तो सब्जियां अगर हमारे किसान भाई ले रहे हैं तो सब्जियों के लिए एजोटोबैक्टर, बाकी का गेहूं वगैरह है तो उनके लिए हमारे किसान भाई जो है आजोस्प्राइलम ले लें, वैम ले लें, ठीक है। ये सारी चीजें अगर हमारे किसान भाई लेते रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। इससे क्या है कि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये भी कराएंगे, हमारे एजोटोबैक्टर भी कराएंगे, ठीक है, और गोबर की सड़ी खादों से भी नाइट्रोजन फास्फोरस मिल रहा है, बाकी सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व मिल रहे हैं और इधर से मिल रहे हैं। तो माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो दोनों होते हैं, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों, उन दोनों को भी अगर इसमें ये सब जा रहे हैं तो खेत की उर्वरता शक्ति बढ़िया चलती है। जी डॉक्टर साहब, तो किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग कैसे करना है, तो जब भी हमारे किसान भाई डिपेंड करेगा क्रॉप बाय क्रॉप। अगर जैसे हमारे किसान भाई आलू की फसल ले रहे हैं और आलू की फसल अगर हमारे किसान भाई ले रहे हैं तो उसमें जो भी हम लोग फास्फोरस देते हैं थ्रू डीएपी, तो फास्फोरस देने के जो डीएपी जो है अघुलनशील जो है खाद है, हमारी रासायनिक खाद है, वो घुलती नहीं है जल्दी।
और जब घुलती नहीं है जल्दी तो पौधा ले नहीं पाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम लोग गेहूं की चपाती जब बनाते हैं तो पहले गेहूं के आटे को पानी डाल के उसको मैश करते हैं, तब वो चपाती बन पाती है। अगर हम लोग आटे को ही लेके खा लें तो चपाती नहीं बनेगी। तो यही हाल हमारी डीएपी का है कि डीएपी जो है ठोस है, वो चलेगी नहीं, बैठी रहेगी। उसको चलाने के लिए अगर हमारे किसान भाई क्या करें कि जो भी डीएपी देना चाह रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है हमारी फसल की, उतना फास्फोरस देने के लिए जितनी डीएपी ले रहे हैं, उस डीएपी को अगर हमारे किसान भाई गोबर की सड़ी हुई खाद में एक दिन पहले मिला के रख दें और फिर दूसरे दिन जाके खेत की तैयारी करते समय अगर उसको डलवाएंगे तो वो पौधे आराम से उसको ले लें, क्योंकि फिर वो घुलनशीलता में बन जाए, परिवर्तित हो जाएगी। और जब घुलनशील हो जाएगी तो जब भी हम लोग सिंचाइयाँ करेंगे तो पानी के बहाव के द्वारा या पौधों की जड़ों के द्वारा वो पौधे उस फास्फोरस को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही जो हमारे किसान भाई यूरिया को देते हैं, तो यूरिया में भी आप देखते हैं जैसे खेतों में हम लोगों ने डाला तो वो तुरंत अमोनिया बन के उड़ जाती है। जैसे परफ्यूम होता है ना, हम लोग लगाइए तो कुछ उड़ जाता है, कुछ हमारी बॉडी पे रह जाता है, उसी तरीके से कुछ पत्तियों पे रह जाती है और ये बाकी की अमोनिया बन के नाइट्रोजन उड़ जाती है। अब वो अमोनिया बन के जो नाइट्रोजन उड़ रही है वो उड़ ना पाए तो हमारे किसान भाई क्या करें कि अगर उसको राख में मिला के यूरिया को तब छिड़कते हैं तो वो नाइट्रोजन जो स्लो स्लो रिलीज होगी, तो पौधे हमारे देर तक नाइट्रोजन को ले लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग करते रहेंगे तो ये है। या हमारे किसान भाई एक काम और कर सकते हैं कि अगर हमें पूरा का पूरा उपयोग हमारे किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का करना चाहते हैं थ्रू केमिकल, तो वेस्ट ना हो, ना उड़ने पाए, तो क्या करेंगे कि हम लोग अभी नैनो यूरिया बहुत अच्छा आया हुआ है मार्केट में, और उसको अगर हमारे किसान भाई ले लेते हैं, उसका प्रयोग करने का तरीका हम बता दे रहे हैं अपने किसान भाइयों को कि अगर 4 ml नैनो यूरिया प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के अगर हमारे किसान भाई छिड़काव करते हैं तो जो अमोनिया बन के नाइट्रोजन उड़ जाती थी वो नाइट्रोजन उनकी उड़ नहीं पाएगी और कम पैसे में भी उनका फायदा हो जाएगा। पौधे जो है भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन ग्रहण कर लेंगे। इसी तरीके से नैनो डीएपी है, उसका भी हमारे किसान भाई के जो किसान भाई हमारे बेसल में अगर फास्फोरस थ्रू डीएपी नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश, पैसे के अभाव में या कुछ भी हो सकता है, तो वो किसान भाई हमारे जैसे कि आलू की फसल है तो उस पर मिट्टी चढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हमारे किसान भाई नैनो डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। वो भी 4-5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के प्रयोग कर सकते हैं। पोटाश जो है हमारे किसान भाई अगर इस्तेमाल करना चाहे 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। अब बात ये आ जाएगी कि किसान भाई कहेंगे कि साहब आलू पे तो मिट्टी चढ़ाते समय हमने प्रयोग कर लिया डीएपी को, पोटाश को, उस पर मिट्टी चढ़ानी थी तो हमने कूलों में उसका स्प्रे करके और मिट्टी चढ़ा दी, या बंड पे ही हम लोगों ने स्प्रे किया इधर से मिट्टी हमने चढ़ा दी, तो हमारे पौधों को जड़ों का बढ़िया विकास हो गया, कंदों का। लेकिन अगर हमारे किसान भाइयों ने गेहूं की फसलें लगा रखी हैं या और भी फसलें जितनी लगा रखी हैं, तो वो किसान भाई जब पहली सिंचाई कर रहे हैं तो पहली सिंचाई के समय जो है प्रयोग करें नैनो डीएपी, नैनो पोटाश, नैनो यूरिया का। तो उससे क्या होगा, जब पहली सिंचाई करते तो पानी जब जाता है तो मिट्टी भुरभुरी होती है, तो वो फिर पानी पाते ही एकदम अपने आप को कॉम्पैक्ट कर लेती है। तो उसी समय सारी चीजें जो है सॉइल में आपकी में अप्लाई हो जाएंगी, चली जाएंगी, और जिससे कि आपके फसलों को बढ़िया से नैनो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश मिलता चला जाएगा। और इनका प्रयोग जो और बात कह रही थी आप कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, तो देखिए कि 50 जो हम लोग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं, इसी में बढ़ावा दे दो कि अगर हम लोग रासायनिक खादों को अगर
60% दे रहे हैं तो 40% जो है हम लोग रासायनिक खादों को दे दो। तो उससे क्या कि इनकी मात्रा बढ़ी, इनकी मात्रा धीरे से कम हुई, तो इससे क्या जो भी उत्पाद प्राप्त होगा हम लोगों को, जैसे कि अगर आलू की फसल है तो आलू प्राप्त होगा, टमाटर की फसल है तो टमाटर प्राप्त होगा, गेहूं की फसल है तो हमको गेहूं के दाने प्राप्त होंगे। इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी और इनको जब हम लोग सेवन करेंगे तो हम मनुष्यों के स्वास्थ्य भी अच्छे बने रहेंगे। आजकल आप देख रहे हो कि अधिक रसायन खादों के प्रयोग से खेतों की उर्वरता शक्ति भी क्षीण होती चली जा रही है। तो ये बात यहाँ पे भी लागू होती कि जब इससे जो उत्पाद तैयार होंगे उन उत्पादों को जो कंज्यूमर खाएंगे उनके भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए रासायनिक खाद, चाहे आपकी यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे पोटाश हो, ठीक है, तो इनका जब प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें जैविक वाली जितनी विधाएं हैं उनको बढ़ावा दे दो, इनको कम कर दो, जिससे कि आपका पैदावार में भी गिरावट नहीं हो। अगर एकाएक हम लोग रासायनिक खादों को कम कर दें और जैविक खादों को बढ़ावा दे दें तो उत्पादन एकदम गिर जाएगा। तो इसलिए जब भी अगर एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो कुछ साल, 2 साल तक हम लोग 50-50% पे लेके आए या 60-40 के परसेंट पे लेके आए कि 60% हम लोग रासायनिक खाद दे दें, 40% जो बच्चा वो हमारी जैविक खादों से दे दें, और थोड़ा थोड़ा जब 2 साल हो जाए, तीसरी साल से क्या है कि हम लोग रासायनिक खादों को कम कर दें, ठीक है, और इनको जैविक खादों को बढ़ावा दे दें। तो इससे ये खेतों की उर्वरता शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी और खेतों की उर्वरता शक्ति मजबूत हो गई तो किसान अपने आप ऑटोमेटिक खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो जो भी फसलें लेगा वो फसलें उनको अच्छा उत्पादन दे के जाएंगी और वो अच्छा आय अपनी प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर साहब, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन किसानों की फसलों में लागत कम करने में क्या सहायक है? हाँ, देखिए, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन जो है किसानों की लागत कम करने में बहुत ही सहायक है कि जहाँ हमारी सिंचाइयाँ ज़्यादा देने पड़ती हैं तो गोबर की खाद वगैरह का प्रयोग करने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी खेतों की जल धारण क्षमता जो है रोकने की बढ़ जाती है। तो नंबर ऑफ सिंचाइयाँ कम हुई, जब नंबर ऑफ सिंचाइयाँ कम हुई तो इट मीन्स लागत कम हुई, ठीक है ना। अगर हम लोग जैविक खाद के साथ अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर को मिला के दे रहे हैं तो जो केमिकल फर्टिलाइजर की जो कॉस्ट है और किसानों के पास जैविक खाद खुद तैयार हो जाती है। भाई जानवर पाले हुए हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए, गाय भैंस, उन्हीं से उनके मल मूत्रों से त्याग कर वो क्या कहते हैं अपनी गोबर की खाद तैयार कर लेते हैं, उसी से जीवामृत तैयार कर लेते हैं, उसी से घन अमृत प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या है, इन सब से क्या है कि फ्री में तैयार हो रहा है, हमारे किसानों की लागत कम हो रही है, पैदावार अच्छी हो रही है। अभी आप देख रहे हो कि जितने हम लोगों ने किसानों के लिए जैविक तरीके अपनाए हैं, जैसे कि कीड़ों को अगर नियंत्रण करना है तो उसमें हम लोगों ने कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा नीम की पत्ती ले लो, ठीक है, थोड़ा धतूर की पत्ती ले लो, इनको पीस के और इनको छिड़काव करिए अपनी फसलों पे तो कीड़े मकोड़े समाप्त होंगे। उससे क्या है कि जो कीड़े मरेंगे भी नहीं और उसको हमारी फसल को खाएंगे भी नहीं, बस भगाने का काम करेंगे, तो उससे कीड़े भी बचे रह जाएंगे, हमारी फसलें भी बची रह जाएंगी। तो जो इंसेक्टिसाइड में पैसा जा रहा है वो भी नहीं जा रहा है। फंजीसाइड के लिए अगर ट्राइकोडर्मा एक बार हम लोग खेतों में अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करके अगर डाल देते हैं तो जो हम लोग फ्यूजरम बिल्ट नाम की जैसी डिजीज है या भूमि जनित जितने भी रोग व्याधि हैं उनसे हमारी फसलें बची रहती हैं। और इनकी दवाएं महंगी होती हैं तो उन दवाओं पर जो खर्चा हो रहा है वो कम हो जाएगा, तो हमारे किसानों की लागत कम हुई, पैसा बचा उनका, सिंचाइयाँ कम हो गई आपकी। अगर इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड भी अगर एकीकृत के तौर पर अगर जोड़ा जा रहा है तो उनसे भी आपकी रासायनिक खादों से गोबर की खाद मिला दी या मुर्गी खाद डलवा दो या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डलवा दो या नेटवर्क कंपोस्ट डलवा दो, हैं, या पत्तियों की सड़ा के खाद बना लो वो डलवा दो। जैसे कि आप देख दो हमारे बाग हैं, बागों की पतझड़ जब होता है सारी पत्तियां होती हैं, उन्हीं पत्तियों को अगर एक कोने में इकट्ठा कर दिया जाए और उसी में थोड़ा बहुत मिट्टी डाल दी जाए
या जो गोबर निकला हमारे घरों का वो गोबर वगैरह डाल दिया जाए उस पर, तो सड़कें तैयार हो जाती, वो हमारे खेतों के लिए खाद का प्रयोग कर जाएगी। तो हमारे खेतों को कार्बनिक पदार्थ दोनों मिलते रहेंगे, जिससे कि हमारे खेतों की उर्वरता शक्ति बढ़ती रहेगी और हमारे लागत भी कम होती रहेगी। यही आपका एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन है, जो कि कृषि के क्षेत्र में सभी तरह की फसलों के लिए महत्व उसका। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमें इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ रेडियो अदन में।